प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए जापान हुए रवाना। तकनीकी सहयोग के लिए यह यात्रा होगी अहम। राज्यपालों की समिति ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए 21 सिफारिशों वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। कहा, जलवायु के अनुसार फसल चक्र किए जाएं विकसित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आयुष्मान भारत के गरीबों को जीवन दान देने वाला वाली महत्वपूर्ण योजना। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा का मिलेगा लाभ। और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ सुहागिनों ने आज रखा करवा चौथ का व्रत। बाजारों में दिखी रौनक। चांद को अर्घ्य देने के साथ सुहागिनें खोलेंगी अपना व्रत। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। बात करते हैं पीएम की जापान यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने में अहम साबित होगी। रोबोटिक्स में जापान की बढ़ती तकनीक के मद्देनजर प्रधानमंत्री यामानाशी में फानुक कंपनी का भी दौरा करेंगे। जापान भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं में सहयोग दे रहा है। स्किल इंडिया के तहत जापान अगले 10 सालों में भारत में 30,000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रायोगिक कुशलता के लिए जापानी कोर्स शुरू किए गए हैं। भारत में निवेश करने वाली जापानी कंपनियों की मदद के लिए वाणिज्य मंत्रालय में जापान प्लस ऑफिस बनाया गया है। भारत में अभी तक 1300 से अधिक कंपनियां स्थापित की जा चुकी हैं। We have conceptualized and seen through the potential that exists for connecting Japan with every last mile project that we are trying to implement domestically in India. We therefore are connecting the Japanese best practices in healthcare to our recently unveiled and launched Ayushman Bharat program. भारत जापान के बीच परिवहन क्षेत्र में बुलेट ट्रेन के सहयोग पर सबकी नजर होंगी। शिकासेन बुलेट ट्रेन और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसे कई प्रोजेक्ट में तकनीक को लेकर सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों की कड़ी होंगे। इससे मेक इन इंडिया और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। रोबोटिक्स में जापान की बढ़ती तकनीक और भारत में इसके इस्तेमाल पर भी सहयोग से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। यामानाशी में फानुक कंपनी का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। भारत में इस कंपनी का बढ़ता निवेश देश में ऑटोमोबाइल के साथ रोजगार के नए अवसर भी बनाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया। व्याख्यान में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय राजनीति में संसदीय प्रणाली को अधिक सार्थक बनाने में अटल जी के विचारों की अहम भूमिका है। Many people, seeing the popularity of Atal ji, found it very difficult to criticize him. He was being referred to at one stage as the Teflon politician, very difficult to criticize. So the BJP's critics started saying that he's a politician in a Nehruvian mold. Nothing could be further from truth. He was a Democrat, like Panditji would have been, but he created a political organization which stood completely opposite in many ways to the ideological positions of Panditji. He created that ideological pole, and that has become the center stage party of Indian politics, and that has made India's democracy more meaningful, which without two central parties would have had the kind of challenges which I have indicated. किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए बनी राज्यपालों की समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने 21 सिफारिशों वाली इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए विशेष कृषि जोन बनाकर वहां की जलवायु के अनुसार खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। केंद्रीय योजनाओं में केंद्रीय सहायता का अनुपात बढ़ाने की सिफारिश की गई है। राम नाईक की अध्यक्षता वाली इस समिति में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई प्रदेश के राज्यपाल शामिल हैं। इसमें 22 प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से सुझाव लेकर 48 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय संसाधनों और जलवायु के अनुसार फसल चक्र को विकसित किया जाए।
देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के साथ देश में हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कल दुनिया का प्रथम कृषि विश्व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिकों की वजह से देश आज कृषि के मामले में दुनिया का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विश्व के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दुनिया का प्रथम कृषि विश्व पुरस्कार देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिकों की वजह से देश आज कृषि के मामले में दुनिया का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। This award therefore is a recognition of his dedicated work in making India self-reliant in food production. Today's program is an occasion to reflect on the current challenges in sustaining agriculture, production and move towards evergreen revolution. समारोह में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 70 लाख रुपए का चेक प्रदान करते हुए कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन की वजह से देश न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है बल्कि निर्यातक देश भी। उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से आज हमारे देश का चरित्र और चारित्र दोनों बदल गया। आज ये स्थिति हुई है कि हम खुद तो खा रहे हैं लेकिन औरों को खिलाने की स्थिति में भी आ गए। पुरस्कार मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने अंतर्राष्ट्रीय जूरी का आभार जताते हुए कहा कि ये पुरस्कार देश के कृषि वैज्ञानिकों और अन्नदाता के काम को पहचान देगा। Very timely prize because it really recognizes the work of farmers and scientists working in the field of food production. And since food security, without food security we have no other security. All other security will not depend on food security. Therefore, the prize is a timely one. देश भर की ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय कई कदम उठा रहा है। इसी में शामिल है भारतीय महिला ऑर्गेनिक उत्सव 2018, जिसकी शुरुआत कल नई दिल्ली में हुई। 4 नवंबर तक चलने वाले उत्सव में देश भर से आए स्वास्थ्य वर्धक ऑर्गेनिक उत्पाद इस उत्सव में देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार को देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फेस्टिवल ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हो गया। देश में पिछले 4 सालों से महिला और बाल विकास मंत्रालय इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जहां आपको दर्जन तरह के लाल, काले और अन्य चावल, कई तरह के बीज, अनाज, शहद, चाय, असामान्य किस्म की दालें, सौंदर्य प्रसाधन और ऑर्गेनिक वस्त्र भी मिलेंगे। पहली बार इस ऑर्गेनिक फेस्टिवल में वीगन फूड स्टॉल्स लगे हैं। वीगन मूवमेंट जो है अभी इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, तो विदाउट डेयरी, बिकॉज हम डेयरी डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो कैसे प्लांट बेस्ड दही वगैरह, पनीर वो सब कैसे बना सकते हैं, तो उसका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये सब है पूरी तरह ऑर्गेनिक, यानी पूरी तरह रसायन रहित, स्वास्थ्य वर्धक और सुरक्षित। मैं चाहती हूँ कि दिवाली के समय आप अच्छी चीजें अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को दे दें। जब आप खरीदेंगे तो ये किसानों को भी फायदा होगा और आपको सबसे अच्छा जैविक खाना मिलेगा। अगर कोई आ सकता है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, तो इससे अच्छा मेला आपको कहीं मिलेगा नहीं। We are treating patients without medicine through water, food and meditation. So I feel there is a lot of good business opportunity here available. ये ऑर्गेनिक फेस्टिवल ग्रामीण महिला उद्यमियों को भी बेहतर जीवन और बेहतर व्यवसाय के अवसर प्रदान कर रहा है। मन में सोचे जो कुछ करना चाहिए, तो अब करके अपना भी करने में मन लगता है, कुछ हेल्प भी बच्चे सबको हो जाता है। चाय घर के लिए, मतलब बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, आने जाने, मतलब आने जाते आते हैं तो आगे के लिए नॉलेज भी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग तो कंफ्यूज हो गए थे कौन सा परचेस करें, और ऑर्गेनिक, और स्पेशली यहाँ पे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सारे ऑर्गेनिक हैं, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ की। यहाँ पे तो सब कुछ है, खाने से लेके क्लोथ से लेके ब्यूटी प्रोडक्ट सब कुछ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति लगातार सुधर रही है। जल्द से जल्द राज्य में पूरी तरीके से शांति स्थापित होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान देश की एकता और अखंडता को और मजबूती मिली है। जम्मू कश्मीर राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। इतना ही कह सकता हूं कि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वहां पर सुधार होकर रहेगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों को की डेमोक्रेटिक
रेस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए लंबे समय से पेंडिंग स्थानीय निकायों के चुनाव अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो गए हैं, पंचायतों के चुनाव होने हैं। मैं गया था, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी हमारी हुई और साथ ही साथ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको भी रिव्यू करने का काम मैंने किया था। आतंकवाद के बारे में हम लोगों की पॉलिसी जो है जीरो टॉलरेंस की है और इस पर हम दृढ़ता से कायम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना गरीबों को जीवन दान देने वाली योजना है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और चिकित्सा के नाम पर बड़ा खर्च वो नहीं उठा पाते हैं और अपनों को दम तोड़ता हुआ देखते हैं। इनका दर्द केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही समझ सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड लाभार्थियों को वितरित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का गरीब व्यक्ति भी 5 लाख रुपए तक चिकित्सा खर्च बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि यह पैसा उसे आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त होगा। के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। आप जानते हैं कि जब इंसान गरीब हो जाता है, भले ही खाता पीता परिवार क्यों न हो, गरीबी रेखा के नीचे भले ही न आता हो, लेकिन यदि गंभीर बीमारी से यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो कभी कभी उसके इलाज में इतना धन खर्च करना पड़ता है कि वह परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जाने को मजबूर हो जाता है। और आप सबको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में केवल इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले जो संख्या है वह लगभग 5 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या, केवल गरीबी, वो अपना इलाज कराने में वह गरीब हो गए और गरीबी रेखा के नीचे वो चले गए। यही स्थिति पैदा हो गई और कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो कि यह दावा करे कि हमारे यहां कोई बीमार नहीं होगा। कोई ना कोई बीमारी होती ही है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो तो अपने परिवार को संभाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों खर्च करने पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ परिवार इस हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं 500 और 1000 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी सौगात दी है, चिंता मत करो, फूटी कौड़ी भी यदि तुम्हारे घर में नहीं होगी, यदि तुम्हारा लाल, तुम्हारा बेटा यदि बीमार हो जाएगा तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तुम्हारा यहां के चिकित्सालयों में होगा। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में 100 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की ओर से आय स्वीकृत पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक बेहतरीन योजना है और बरेली जिले में योजना के अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। इस योजना में गरीब परिवारों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब इस योजना में कई श्रमिक वर्गों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत जो योजना शुरू की है उसके तहत यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनको लाभार्थी पत्र दिया जा रहा है। मुझको प्रसन्नता है बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद इस श्रेणी में नंबर 1 पर काम कर रहा है। लाभार्थियों की संख्या और लाभार्थियों को लाभ मिलना, इस दिशा में यहाँ प्रशासन की सक्रियता की वजह से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने जो काम कर रहे हैं उसके तहत हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। लाभार्थी को स्वीकृत करना और उनको लाभ पहुंचाना। आज यहाँ पर लाभार्थियों के कार्डों का वितरण हुआ और हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि वास्तव में ये ऐसी योजना है जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है और अधिकतम उसका लाभ उठाने का काम हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5 लाख की योजना है और 5 लाख की मतलब बीमार होने तक की योजना है जिसमें हम इसका लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमने जो 5 सालों में काम किया उसका लेखा जोखा लेकर लोगों के सामने जाएंगे। शुक्रवार को कानपुर में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विकल्प नहीं हैं। राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानने या बनाने के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी का अपना एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, इसीलिए इनका महागठबंधन सफल नहीं हो सकता।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 2019 का मैच हम जीतेंगे और राहुल गांधी के 60-70 रन निकलना भी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की छवि इतनी अच्छी है कि उनके छवि को कोई धक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीबों का हित करना चाहते हैं। और 4.5 सालों में जो निर्णय हुए हैं, मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फसल योजना, आवास योजना और सड़क योजना, नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय ने कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए मंजूर किए हैं। मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय का बजट 55,619 करोड़ का है, ये 18-19 का बजट, और बहुत सारे काम हुए। सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद जिला मुख्यालय पहुंचे। जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में गुलाम नबी आजाद जिले के संगठन की खराब हालत से काफी नाराज दिखे। उन्होंने जिले के वरिष्ठ कांग्रेसियों और पदाधिकारियों की जमकर क्लास ली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों को निशाने पर लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अमिता सिंह भी मौजूद रहीं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने गोरखपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि यह बैठक अहम है। बीजेपी के अलग अलग मोर्चों की बैठक कई स्थानों पर संपन्न हो रही है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के कार्य समिति का स्थान अहम है। उन्होंने कहा कि 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान के अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सरकार बनाने के लिए 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, वहां कोई बाबर के नाम की इमारत नहीं बनेगी, ये सब जानते हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और 29 तारीख से सुनवाई होने वाली है। में फिर से देश में सरकार बनाने के लिए हम 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होगा, अब वहां पर कोई बाबर के नाम की इमारत नहीं बनेगी, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और 29 तारीख से प्रतिदिन सुनवाई होने वाली है और सुनवाई पूरी होने के बाद अनुकूल परिणाम की हर राम भक्त प्रतीक्षा कर रहा है। और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जा रही है, तब तक प्रतीक्षा करेंगे और भव्य मंदिर निर्माण तो जरूर होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शाहजहांपुर के नगर कटरा पहुंचे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाए गए शहीद स्तंभ का लोकार्पण किया। उसके बाद श्री शर्मा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। श्री शर्मा के साथ नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों व उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। श्री शर्मा ने कटरा के बाद विकासखंड खुटार के ग्राम बेला में निर्मित जनपद के प्रथम अटल चौक का उद्घाटन भी किया। श्री शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार में शिक्षा में सुधार हुआ है। हमने शिक्षा को हाईटेक करने की कोशिश की है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए हमने कई मुद्दों पर कार्य किया है और नकल विहीन परीक्षा हमारी पहचान है। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ शाहजहांपुर का भी विशेष यहाँ पर विकास हो। नगर विकास मंत्री जी ने तमाम योजनाओं को कार्यान्वित कराया है, सड़कों के लेकर और विभिन्न प्रकार की सीवरेज से लेकर सफाई तक की योजनाओं को। और हमारा प्रयत्न ये है कि यहाँ पर और भी उच्चीकरण हो शिक्षा का और नकल विहीन परीक्षा संपादित पूरे प्रदेश के साथ साथ शाहजहांपुर पे भी हो। अभी यहाँ के जिला प्रशासन को और यहाँ के शिक्षा के अधिकारियों को मैं बैठक करने वाला हूँ और उनको भी कि किस प्रकार से परीक्षा केंद्रों का आवंटन पारदर्शी तरीके से हो और परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ इन परीक्षाओं का संपादन हो। ये सारी एक रणनीति हमने निर्गत करी है। आज करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है। इसकी रौनक आज देश भर और खास तौर से लखनऊ में देखी जा रही है। सुहागनों को समर्पित इस त्योहार में पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनकी दीर्घायु होने की कामना करती हैं। मान्यता यह भी है कि इस व्रत और पूजा को करने से अविवाहित कन्याओं को सुयोग वर मिलता है। यह व्रत कठिन होता है क्योंकि दिन भर व्रत करने वाली महिलाएं अन्न या जल ग्रहण नहीं करती हैं।
शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर ही ये व्रत खोलती हैं। इस बार पूजा का मुहूर्त शाम 5:40 से 6:47 तक है। अगर समय के लिहाज से देखें तो इसकी कुल अवधि 1 घंटे 7 मिनट है। अब बात चंद्रोदय यानी चांद के देखने की, क्योंकि चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। इस बार चंद्रोदय शाम 7:55 पर होगा। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समुचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखकर सूचित किया है कि ब्रजेश कुमार प्रजापति सदस्य विधानसभा द्वारा पत्रकारों के खिलाफ हो रहे हमले, मारपीट, धक्का मुक्की और माफियाओं द्वारा फर्जी मुकदमे पंजीकृत कराए जा रहे हैं। कई जगह अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। राज्यपाल ने इस पत्र को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्रकारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने और दोषियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने उन्नाव और आसपास के क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान पत्र लिखकर आकृष्ट कराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि वायरल, मलेरिया और चेचक जैसी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे लोगों को रोग से निजात मिल सके। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन का बजट पास होने से जनपद वासियों का 40 साल का सपना साकार हो गया है। इस रेल लाइन के बनने से खलीलाबाद रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिल जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नए रूट पर आने जाने में आसानी होगी। इस रेल लाइन के बनने से बर्तन उद्योग से जुड़े व्यापारियों में खुशी की लहर है। खलीलाबाद बुनकर बहुल क्षेत्र होने से यहां के रेल लाइन बिछाने से बुनकरों को काफी लाभ मिलेगा। इस रेल से पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। कबीर और बुद्ध की धरती में आने वाले लोगों को एक अच्छा साधन उपलब्ध हो जाएगा। और आइए बात करते हैं क्रिकेट की। सीधे आपको ले चलते हैं क्रिकेट के मैदान में, जहां पुणे में खेले जा रहे तीसरे एक दिवसीय तो वहां से तेजी से रन बनाने का जो फायदा ले सकते हैं यही ले। और ये साइड आउट, एक और बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई। और 2 चौके की मदद से रायडू पहुंच गया 18 पे। और नर्स जो कि अब बहुत किफायती लग रहे थे, इस ओवर में 8 रन दे दिए। और ये होती है पॉजिटिव क्रिकेट। और रायडू ने भी तय किया कि वो खुलकर ही खेलेंगे, ज्यादा दबाव नहीं लेंगे। और मिड ऑफ ऊपर थी तो जोखिम उठा सकते थे। यही जोखिम रहता है कि आप अगेंस्ट स्पिन खेल रहे होते हैं। पुणे में खेले जा रहे तीसरे दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ निर्णायक 4 विकेट लिए। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए जापान हुए रवाना। तकनीकी सहयोग के लिए यह यात्रा होगी बेहद अहम। राज्यपालों की समिति ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए 21 सिफारिशों वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। कहा, जलवायु के अनुसार फसल चक्र किए जाएं विकसित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आयुष्मान भारत के गरीबों को जीवनदान देने वाली महत्वपूर्ण योजना। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा का मिलेगा लाभ। और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ सुहागिनों ने आज रखा करवा चौथ का व्रत। बाजारों में दिखी रौनक। चांद को अर्घ्य देने के बाद सुहागिनें खोलेंगी व्रत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।